बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अब्दुर्रऊफ जावेद यूट्यूब चैनल की विसादत से तमाम सुनने और देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ऐसे के हवाले से और उर्दू ऐसे के हवाले से चंद ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि जो आपको एक घंटे के अंदर आपने 25 नंबर का जो अपना ऐसे है वो अटेम्प्ट करना है, वो किस तरह करना है। उसके अलावा जब जनरल नॉलेज हमने शुरू करना है तो जनरल नॉलेज के कौन कौन से एरियाज़ को हम डिस्कस करेंगे और किस पर्सपेक्टिव में हम लेके चलेंगे ताकि हमारा ये जो सिलेबस है ये थोड़े पीरियड के अंदर और आसान अंदाज से ये मुकम्मल हो सके। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं इंग्लिश ऐसे को। इंग्लिश ऐसे नोट करना चाहिए। सबसे पहले हम इंग्लिश ऐसे की टेक्निक्स डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश ऐसे को हमने मुख्तसर टाइम के अंदर किस तरह कंक्लूड करना है और किस तरह हम अपने ऐसे को कंस्ट्रक्टिव बना सकते हैं। इंग्लिश ऐसे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे का मतलब होता है आई से। ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। आज है 21/3/2025 और आज फ्राइडे है। ऐसे का मतलब होता है आई से। किसी भी दिए गए टॉपिक पे मैं क्या कहता हूं, मेरा अपना ख्याल क्या है। कोई भी ऐसे आप लगा दो, कोई भी टॉपिक आप ले लें, टॉपिक कोई भी हो, इसको हमने रॉकेट साइंस नहीं बनाना कि ऐसे पता नहीं क्या चीज है, मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं या नहीं कर सकती। मेक इट वेरी क्लियर कि ये जो किसी भी चीज के हवाले से हम चीजें डिस्कस करते हैं ना, कोई भी टॉपिक आप ले लें, उसके हवाले से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके माइंड में जो भी थॉट्स आते हैं, यानी किसी भी गिवन टॉपिक के बारे में आप क्या कहते हैं, ये आपका ऐसे है। लाइक मैं एजुकेशन की बात कर दूं, मैं टेररिज्म की बात कर दूं। आजकल टेररिज्म बड़ा बर्निंग इशू है। मैं वर्ड क्या यूज किया है, बर्निंग इशू, BURNING, बर्निंग इशू। बर्निंग इशू, बर्निंग इशू का मतलब होता है जो जेरे बहस मसला हो, जेरे बहस, यानी जो आजकल इस पे बहस हो रही है। लाइक हमारे बलूचिस्तान के अंदर टेररिज्म का बड़ा इशू है। इंटरनेशनल लेवल पे टेररिज्म एक बहुत बड़ी थ्रेट के तौर पर सामने आया है इंसानियत के लिए। अब एजुकेशन या हो या टेररिज्म, ये क्या है, दो टॉपिक्स है ना। अब ये दो उन्वान है बेसिकली। क्या है, किसी भी उन्वान के हवाले से आपके माइंड में जो भी ख्याल आता है वो अब कैसे बन जाता है। यानी मैंने आपको ये एक सिंगल वर्ड में समझा दिया। ऐसे मीन आई से, व्हाट आई से रिगार्डिंग एनी टॉपिक। किसी भी टॉपिक पे आपका ओपिनियन क्या है, आपने अपने 20, 22, 23, 24, 26, 30 साल के अंदर इस टॉपिक के हवाले से क्या सुना, क्या पढ़ा और आपने क्या अंडरस्टैंड किया। कोई आपने प्रेशर नहीं लेना कि जी इसमें ये किसी की फिलॉसफी है, किसी की ये डेफिनेशन है। आपने इस हवाले से क्या पढ़ा है, ये आपका उस हवाले से जो भी सिंपल वर्ड्स में रखना है आपने,
सिंपल वर्ड्स, नंबर 1। नंबर 2, हमने रेपिटेशन लिख दिया हो, ये सिंपल वर्ड्स में आपने इसको एक्सपेंड करना है। दूसरा हमने क्या करना है, हमने रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स नहीं करनी है। रेपिटेशन ऑफ वर्ड नहीं होनी चाहिए, सिंपल वर्ड्स में होना चाहिए, रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, मैच्योरिटी होनी चाहिए आपकी, मैच्योरिटी ऑफ, क्या लिखा है मैंने, मैच्योरिटी ऑफ आइडियाज। आपने टेररिज्म के हवाले से या एजुकेशन के हवाले से जो भी बात करनी है वो मैच्योर अंदाज में बात करनी है। उन्होंने एक ऑफिसर को सिलेक्ट करना है, आपने इमैच्योर बातें नहीं करनी। सबसे पहले सिंपल वर्ड्स, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के वर्ड्स नहीं चाहिए, सेंटेंसेस नहीं चाहिए। आपने सिंपल वर्ड्स में अपनी बात बता देनी है, लेकिन याद रखिएगा कि आपके वर्ड्स की रेपिटेशन ना हो, आपके पास वोकैबुलरी इतनी हो कि वो कहे हाँ जी ये एक ही लफ्ज को बार बार इस्तेमाल नहीं कर रहा। आपने रेपिटेशन ऑफ वर्ड से अवॉइड करना है। नंबर 3, मैच्योरिटी ऑफ आइडियाज होनी चाहिए। नंबर 4, आपकी प्रेजेंटेशन, ये मैटर करती है कि हाउ टू प्रेजेंट योर आइडियाज, योर थॉट्स, आप उसे पेश किस तरह कर रहे हैं। ये 4 चीजें आपके किसी भी टॉपिक के हवाले से थॉट्स को आपका ऐसे बना देती है। क्लियर हो गया? अब मैं आगे बताता हूं कि हमने इसको एक्सपेंड किस तरह करना है। ये बेसिक चीजें हैं, याद रख लें। आप किसी भी एग्जाम में बैठे हैं, वहां पे आपने लिखना है ऐसे के हवाले से, तो बेसिक ये चीजें हैं। यानी आप उस टॉपिक के हवाले से क्या सोचते हैं, वही चीज आपकी ऐसे है। उस ऐसे को एक्सपेंड करना है हमने, वो आगे मैं टेक्निक बताता हूं। लेकिन जो बेसिक जिस चीज पे हमने अपना पिलर खड़ा करना है, हमने अपनी पूरी बिल्डिंग खड़ी करनी है, वो है ये 4 चीजें। सिंपल वर्ड्स में होनी चाहिए, रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स नहीं होने चाहिए, मैच्योरिटी ऑफ आइडियाज होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। क्लियर होगी चीज? ये नोट कर लें। नोट कर लिए? हाँ जी। अब किसी भी ऐसे के जो पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। इधर से इधर बंद करना है। ऐसे के पार्ट्स याद रखिएगा, किसी भी ऐसे के 3 पार्ट्स होते हैं। अब आपने इसको एक्सपेंड करना है। बाज़ औक़ात आपने 1 घंटे के अंदर लिखना है, या आपने 3 घंटे के अंदर आपने ऐसे लिखना है। तो आपने किस तरह कंप्लीट करना है इसे? सबसे पहले जी इंट्रोडक्शन। इंट्रो, ठीक है। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन आ गया। इंट्रोडक्शन के बाद मैं लिख रहा हूं बॉडी। बॉडी, ये अब आपकी एक पूरी बिल्डिंग बननी है। ये आपकी पूरी बिल्डिंग बन रही है। बॉडी आ गई, और यहां पे हमने कंक्लूजन दे देना है। क्या लिखा है? कंक्लूजन। पहले इंट्रोडक्शन दिया, बॉडी आई, नंबर लास्ट पे कंक्लूजन आ गया। अब आपके माइंड में है कि ये बॉडी है, इसका क्या मतलब है? यहां पे आपके माइंड में जो भी चीज आई, जो गिवन टॉपिक है, उसके हवाले से आप समझते हैं कि इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसकी वजह से किसी भी मुआशरे के अंदर, किसी भी मुल्क के अंदर, किसी भी रियासत के अंदर ये होता है, और उसकी वजह से उसके ये समरात होते हैं, और अगर ये ना हो तो फिर उसके ये नुकसान होते हैं। तो इन नुकसानात से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम ये करें। मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई भी टॉपिक आ गया, आपको ऊपर टॉपिक है, सबसे पहले क्या है? टॉपिक। अब टॉपिक को जब हम एक्सपेंड करते हैं तो उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, थीसिस स्टेटमेंट।
थीसिस, इग्नोर करते जाएं, थीसिस स्टेटमेंट। अब थीसिस स्टेटमेंट क्या है? यानी आप उस टॉपिक को प्रूव कर रहे हैं, किसी चीज को हम प्रूव कर रहे हैं या डिसप्रूव कर रहे हैं, किसी चीज की हम एंटी लिख रहे हैं या उसके प्रो लिख रहे हैं, किसी चीज की फेवर में लिख रहे हैं या उसके अगेंस्ट लिख रहे हैं, उसको कहते हैं थीसिस स्टेटमेंट। लाइक एक मिसाल देता हूं, आपका ऐसे है, एजुकेशन इज एन एजेंट ऑफ चेंज। ये आपका है ऐसे, एजुकेशन इज एन एजेंट ऑफ चेंज। यानी किसी घर के अंदर, किसी शख्स की इनफरादी जिंदगी में, अफराते मुआशरा की जिंदगी में, या मुमालिक की तकदीर कैसे बदलती है, याद रख लें कि एक वाहिद चीज है जो एजुकेशन है। आपकी आने वाली नस्लों की जिंदगी बदल देगी अगर आपने एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट कर ली तो। इसलिए कहते हैं कि पेरेंट्स की सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट क्या होती है? उनकी औलाद के ऊपर, कि वो उनको एजुकेशन के लिए कितना सर्व करते हैं, कितना स्पेयर करते हैं। जिस शख्स ने अपने बच्चों को या अपने ऊपर एजुकेशन पे सर्व कर दिया, एक्सक्लूसिव एजुकेशन पे, तो याद रख लें उसकी अपनी जिंदगी के अंदर भी इनकलाब आ जाता है और उसकी आने वाली नस्लें भी पहली नस्लों से मुमताज हो जाती हैं। हमने ये टॉपिक लिखा, एजुकेशन इज एन एजेंट ऑफ चेंज। अब हमने ना इसके बारे में सोचना शुरू करना ओपनली, हाँ क्या वाकई ही एजुकेशन इज एन एजेंट ऑफ चेंज? यस, आई डू एग्री दैट एजुकेशन इज एन एजेंट ऑफ चेंज। ये आपका क्या हो गया? दिस इज थीसिस स्टेटमेंट। यानी इस स्टेटमेंट ने आपके थीसिस को एक फाउंडेशन प्रोवाइड कर दी, एक बुनियाद प्रोवाइड कर दी कि हां मैं एग्री करता हूं कि वाकई ही एजुकेशन एक तब्दीली का बहुत बड़ा एजेंट है। अब इस एजुकेशन ऑफ एजेंट टॉपिक के हवाले से आपके माइंड में क्या क्या चीजें आती हैं? आप कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, पहले आप लिखें जी अवेयरनेस आएगी। इसको वर्ड यूज करते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन किसे कहते हैं? ब्रेन किसे कहते हैं? दिमाग ना। और स्टॉर्म किसे कहते हैं? तूफान। अब अपने दिमाग के अंदर तूफान बर्पा कर देना, सोचना शुरू कर, आंधियां जक्खड़ आ रहे हैं मेरे दिमाग के अंदर चल रहे हैं, मैं सोचूंगा इस टॉपिक के हवाले से जो आइडियाज आपके, जब मैंने ऐसे लिखा था, मैंने ऐसे किया था, अपनी आंसर शीट के सबसे एंड पे चला गया, वहां पे उसको मैंने ऐसे चौड़ाई के रुख रख लिया, मैंने ऐसे अपना टॉपिक लिखा है एजुकेशन। एक मिसाल दे रहा हूं, एजुकेशन इज एन एजेंट ऑफ चेंज, टेररिज्म इज अ थ्रेट फॉर ह्यूमैनिटी। एक मिसाल दे रहा हूं कि दहशतगर्दी इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। या हम लिख दें कि डेमोक्रेसी इज द मेन पिलर फॉर द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री। एक मिसाल दे रहा हूं, वो हमारे लिए एक टॉपिक बन गया। अब उसके इर्द गिर्द दायरा लगा लिया, अब मेरे माइंड में मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग करना शुरू कर दी। बाज़ औक़ात ऐसे होता है, आप पेपर के अंदर बैठे हैं, एग्जाम के अंदर बैठे हैं, आपने देखा है कि ये टॉपिक आया है ना, मैंने तो इसके बारे में तैयारी नहीं किया हुआ। वहां पे क्या चलेगा सिलसिला? वहां पे आपने पिछले अपने 15-16 साल तालीमी कैरियर के अंदर जो चीजें पढ़ी हैं ना, और आपकी उस तालीमी सफर ने आपको जो शऊर दिया है, वो आप सोचेंगे जी आज मैंने सोचना है और इसके ऊपर लिखना है। तो जो सोचना है ना मेरा बेटा, वो क्या है? ये ब्रेनस्टॉर्मिंग है। कोई भी टॉपिक आपके माइंड में आ जाए, आप जमहूरियत को ले लें, आप दहशतगर्दी को ले लें, आप तालीम को ले लें, आप महंगाई को ले लें, आप बेरोजगारी, ये देखो मैं कैसे सोच, मैंने को रटा लगाया हुआ है, ऐसे आप भी सोच सकते हैं। लेकिन जस्ट माइंड को ओपन करने की जरूरत है। और याद रखिएगा कि माइंड ऐसे ओपन नहीं होना। मैं आपको वो बताऊंगा जो मैंने जिंदगी में अपने अप्लाई किया है। दो चीजें हैं, दुरूद शरीफ और दूसरा वालिदैन की उम्मीदों को पानी देना। आपके वालिदैन कहां बैठे, उन्होंने आपको भेजा हुआ है। अगर आपने दुरूद शरीफ पढ़ा डेली 100 बार
और रात को सोने से पहले अपने पेरेंट्स को फोन किया, बाबा मम्मा अस्सलाम वालेकुम, हाँ जी क्या हाल है, सब खैरियत, मैंने आज सुबह से ये किया है, इंशाल्लाह कल का मेरा ये प्लान है, आप सब ठीक है, खैरियत से, दुआ में याद रखें, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। सिंपल इतना रखें, उनको पता होगा कि मेरा बेटा या बेटी वो इस चीज के हवाले से बड़ा कॉन्शियस है कि उसकी बंद मुट्ठी में मेरी इज्जत है। सारी उम्मीदें बंद मुट्ठी में, आपकी बंद मुट्ठी में हैं। जब आपने इन दोनों चीजों को अपना बोरिया बिस्तर बना लिया, अपना ज़ादेरा बना लिया, तो याद रखिएगा कि आपका सफर मुख्तसर भी हो जाएगा और आसान भी हो जाएगा। नमाज पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, अपने पेरेंट्स की उम्मीदों को पानी दें, तो अल्लाह वाहिद इंशाल्लाह आपके साथ खड़ा होगा। आपके दिमाग के दरीचे खुल जाएंगे। क्या खुल जाएंगे? दरीचे। याद रखिएगा, आपने उर्दू ऐसे भी लिखना है, इंग्लिश ऐसे नहीं लिखना, इसलिए अच्छे वर्ड्स, दरीचे मैंने वर्ड यूज किया है। क्या वर्ड यूज किया है? दरीचे। दरीचे के तो दर से है, दर वाह हो जाएंगे, वाह मीन खुलना, ओपन हो जाना, नए होराइजन ओपन हो जाएंगे, न्यूज विस्टाज ओपन हो जाएंगे। ये अंग्रेजी के वर्ड्स हैं सारे। उर्दू में जब इसे देखें, दरीचे खुल जाएंगे, नए उफ्क रोशन हो जाएंगे, नए आसमान खुलेंगे, एक आसमान से आगे एक और जहां, एक और जहां। ये कहां से आई चीजें? ये अल्लाह के साथ लो लगाई। अल्लाह ने इंसान के अंदर इतनी ज्यादा ताकत रखी है कि इंसान से ज्यादा ताकतवर इस पूरे अर्ज पे कोई चीज नहीं है। हाथी को इसने पकड़ लिया ना एक उंगली से। हाथी कितना ताकतवर जानवर है। सो याद रखें, अगर आपने दुरूद शरीफ, नमाज और वालिदैन की उम्मीदों को पानी दिया, तो आपकी दिमाग की सुई ठीक चलेगी। फिर आप सोचेंगे, ऐसे सोचेंगे जैसे कोई स्कॉलर सोचता है। आप जहां पे बैठे हैं, अपने दोस्त अहबाब, अपने फ्रेंड से वक्रे नजर आएंगे। आपके सोच के जाविये बदल देगा अल्लाह। ये नहीं हो सकता आपने सोचा है कि मैंने अल्लाह से उसके ज़र्फ के मुताबिक मांगो, मुझसे उम्मीद रखनी, किसी इंसान से उम्मीद रखनी। इंसान तो वैसे ही लालची है, हर इंसान ने अपना मतलब देखना है ना, लेकिन अल्लाह का ज़र्फ कितना होगा। हम मिसाल देते हैं ना, यार वो बड़ा जबरदस्त बंदा है यार, तो अल्लाह के बारे में क्या ख्याल है? सो अल्लाह से अपनी उम्मीदें अटैच कर लें, एसोसिएट कर लें। जिस शख्स ने अल्लाह से अपनी उम्मीदें वाबस्ता कर ली, उसके दिमाग के दरीचे भी खुलेंगे, उसका ब्रेन स्टॉर्मिंग का प्रोसेस बड़ा वसी हो जाएगा इंशाल्लाह। ये मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया है, और मेरी एज डीएसपी प्रमोशन होने से पहले मैंने जो आखिरी अपना एग्जाम दिया था, पूरे पंजाब में एक सीट थी और मैंने वो भी क्वालिफाई किया अल्हम्दुलिल्लाह। वो इंग्लिश ऐसे था, उर्दू ऐसे था। तो वो यही चीजें हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं। ओपन होकर सोचें कि हाँ, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग होनी चाहिए इस टॉपिक, कोई भी टॉपिक। आप 2 टॉपिक्स बोलें, कोई भी जो मैं अभी डिस्कस की उसके अलावा कोई आ जाए दिमाग में, ओपन होकर सोचना है, कोई प्रेशर नहीं लेना। कोई बोल दो। क्या? पॉलिटिक्स। वेरी गुड। पॉलिटिक्स ने हमारे मुआशरे के अंदर क्या अपना हिस्सा अदा किया है, अपना रोल प्ले किया है फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी? क्या पॉलिटिक्स जमहूरियत को वैसे ही पानी दे रही जैसे देना चाहिए? क्या पॉलिटिक्स नौजवानों के अंदर एक सेंस ऑफ इंटेग्रिटी पैदा कर रही है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा कर रही है, सेंस ऑफ सर्टेनिटी पैदा कर रही है, सेंस ऑफ डिसिप्लिन पैदा कर रही है? क्या पॉलिटिक्स पॉजिटिव रोल प्ले कर रही है या नेगेटिव रोल प्ले कर रही है? ये पॉलिटिक्स के हवाले सारी चीजें मेरे दिमाग में आ गई। ऐसे कोई टॉपिक उठा लें दुनिया का, आप अखबार पढ़े डेली, आपको पता चलेगा कि ये चीजें जो हैं ये तो सारी हैं मेरी पढ़ाई से मुतालिक, आपको समझ आ जाएगी। सो कोई भी टॉपिक आया, मैंने पॉइंट क्या एस्टेब्लिश किया है, कोई भी टॉपिक आया आपने उस पर क्या करना है? ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होती है? तूफान बर्पा कर देना दिमाग के अंदर कि इस हवाले, इस टॉपिक के हवाले से ये भी चीज। आपने ये नहीं देखना कि ये रेलिवेंट कितनी है, ये तो बिल्कुल इररेलेवेंट है, नहीं, इररेलेवेंट भी है लिखो। लाइक मैंने एक बात कही, एजुकेशन इज एन एजेंट ऑफ चेंज। हाँ जी, एजुकेशन से क्या होता है? फेट चेंज होती है, फेट चेंज होती है, ओके एग्रीड। और क्या होता है एजुकेशन से? एजुकेशन से रेस्पेक्ट होती है। और बेटा बोले, रेस्पेक्ट के अलावा क्या होता है जी? ग्रोथ होती है, ठीक है, मैच्योरिटी आती है। वेरी गुड, मैच्योरिटी आती है। अब ये मैंने वर्ड एक यूज किया है, ये क्या है?
ग्रोथ। ग्रोथ कितनी तरह की होती है? एक मैं बात करता हूं फाइनेंशियल ग्रोथ। अगर मैं एजुकेशन हासिल ना करता तो जो फाइनेंशियल आज मैं एक इजीनेस फील कर रहा हूं तो ये होनी थी, तो ये एजुकेशन से नहीं हुई। एजुकेशन यानी कह लूं कि फाइनेंशियल ग्रोथ इज डायरेक्ट आउटकम। वर्ड मैंने क्या यूज किया? डायरेक्ट आउटकम। डायरेक्ट आउटकम। अब फाइनेंशियल ग्रोथ इज डायरेक्ट आउटकम ऑफ एजुकेशन। क्लियर हो गया? एक तो ग्रोथ का ये हो गया, फाइनेंशियल ग्रोथ होती है। दूसरी क्या होती है? मजीद इंटेलेक्चुअल ग्रोथ नहीं होती। बंदा पढ़ता है चीजों को, बुक्स पढ़ता है, स्टडी करता है, बंदा इंटेलेक्चुअली इंप्रूव करता है, अपने आप को ग्रो करता है। यस, नॉलेज गेन करता है ना। अच्छा, दो चीजें हो गई। तीसरी, फिजिकल ग्रोथ नहीं होती। इंसान कहता है यार मैंने अपने आप को फिट रखना है, वो किससे चीज समझ आई? एजुकेशन से ही वाबस्ता है ना। अच्छा, फाइनेंशियल फिजिकल ग्रोथ होगी, इंटेलेक्चुअल होगी। अच्छा, उसके अलावा सोशल ग्रोथ नहीं हुई, मुआशरे में आपका मुकाम कद काट नहीं बढ़ गया, वो क्यों? कौन सी ग्रोथ हुई बेटा? सोशल ग्रोथ होगी। सोशल होगी, फिजिकल होगी, फाइनेंशियल होगी, इंटेलेक्चुअल होगी। अब एक और ग्रोथ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी डिवाइन ग्रोथ, अल्लाह से ताल्लुक, स्पिरिचुअल ग्रोथ जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। अब ये देखें, वर्ड मैंने एक रखा। अब इन सारी चीजों के हवाले से मैंने अपने दिमाग के अंदर एक तूफान बर्पा करने की कोशिश की। वर्ड क्या था? ग्रोथ। इसको छोड़ दें, ये भी एक आपका टॉपिक है। इस ग्रोथ के हवाले से मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग की, मेरे माइंड में ये 5 एस्पेक्ट बन गए। फाइनेंशियल ग्रोथ होती है, मैं एक लाइन लिख दूंगा कि एजुकेशन से ही फाइनेंशियल ग्रोथ मुमकिन है। जिस मुआशरे में, जिस घर के अंदर, जिस शख्स के अंदर एजुकेशन नहीं होगी वो फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर सकेगा, और जिसके पास होगी वो फाइनेंशियल ग्रो कर सकेगा। उसकी नस्लें उसका समर खाएंगी, फल खाएंगी। अब जिस शख्स ने एजुकेशन नहीं अपने आप को इंप्रूव करता रहा तो वो इंटेलेक्चुअली भी ग्रो करता रहेगा, स्टक नहीं होगा एक जगह पे। अब जिस बंदे ने एजुकेशन को इंप्रूव किया, हासिल करने की कोशिश करता रहा, तो फिजिकली भी अपने आप को फिट रखेगा। उसे पता है कि कौन सी चीज खाने से प्रोटीन आते हैं, कौन सी चीज खाने से कार्ब्स आते हैं। उसे पता है कि किस चीज को खाने से फायदा और किस चीज के खाने से नुकसान होता है, वो उन चीजों से अवॉइड करना शुरू कर देगा। ऐसे ही वो देखेगा कि यार मैंने अगर तालीम हासिल ना की तो मुआशरे के अंदर मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, मेरी से नहीं होगी, मैं गुमनामी के अंधेरों में जिंदगी गुजार दूंगा। नहीं, मुझे इस तरह नहीं जीना। जिंदगी कितनी बार मिलती है बेटा? एक बार मिलती है, तो इसको ऐसे ना जियो, इसको ऐसे जियो कि आप जिंदगी आपको फख्र करे। आप जब 20, 25, 30, 35 साल अपने प्रोफेशनल लाइफ में गुजार दें तो आपको पता हो कि हाँ मजा आया यार, एक बार मिली है लेकिन हक अदा की है। सो अपने आप को गुमनामी के अंधेरों से बचाएं। तो यही चीजें कैसे आई? किससे आई? एजुकेशन से आई। एजुकेशन ने मुझे कहा कि अगर मुआशरे के अंदर अपना कद काट बढ़ाना है, अपनी रिकॉग्निशन बढ़ानी है, तो आपको एजुकेशन ने अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा। ये सारा कुछ एजुकेशन से नहीं हुआ। ये चेंज कैसे आई? एजुकेशन से आई। तो क्या ये कहना गलत है कि एजुकेशन इज एन एजेंट ऑफ चेंज? सही है, ये आपकी ग्राउंड्स बन गई। ये अब सुन लें, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी शख्स की जिंदगी में। देखें, यह शख्स से आगे चलाएं काम। शख्स, घर, मुआशरा, मुआशरे से आगे नहीं, शख्स, घर, खानदान, खानदान से आगे मुआशरा, मोहल्ला, मुआशरा, मुआशरे से आगे चलाते जाएं, इसको बढ़ा दें। एक मुआशरे से आगे शहर, शहर से आगे डिवीजन, डिवीजन से आगे जिले, डिवीजन, और सारा आप अल्टीमेटली सूबा, और सूबे से आगे मुल्क, और मुल्क से आगे कॉन्टिनेंट और सब कॉन्टिनेंट। बढ़ जाती है ना बात ऐसे। तो आपने कहा कि अगर किसी ने, बेशक वो एक शख्स हो, बेशक वो एक खानदान हो, बेशक वो एक घर हो, बेशक वो एक कुनबा हो, मुआशरा हो, शहर हो, तहसील हो, अगर उसने तरक्की करनी है तो उसके लिए बुनियादी चीज क्या है? एजुकेशन है। और अगर उसने यानी एजुकेशन से सारे फायदे हासिल होते हैं। और अगर अब देखो, मैं अभी इंट्रोडक्शन पे खड़ा हूं, अगर एजुकेशन आपने ना हासिल की
तो ये जो सारे फायदे आपको मिल रहे हैं ये नहीं मिलेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम इन चीजों के हुसूल के लिए इस चीज पर फोकस करें। अब कैसे फोकस किया जा सकता है वो हम आगे लिखेंगे। इसकी कॉजेज होती हैं, इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स होते हैं। आगे मैं आखिर में जाके इसकी सजेशंस दे दूंगा कि हाँ अगर हम ऐसे ऐसे करें तो ये एजुकेशन को प्रमोट किया जा सकता है। वो क्या हो जाएंगी? सजेशंस हो जाएंगी। और आखिर में मैं कंक्लूजन दे दूंगा। ये आपके एक ऐसे का बन जाएगा। अभी मैंने उसके बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में बताया। समझ आ गई चीज की? बेटा सर पे सवार नहीं करनी चीज, ये बिल्कुल आसान चीज है। ऐसे का कोई इशू नहीं है। आपके तहसीलदार में भी आना है, ये आपके पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटे में भी आना है। मैंने किसकी बात की थी अभी? इंट्रोडक्शन की बात की थी। मैं उसको रिपीट कर रहा हूं। किसी भी टॉपिक को थीसिस स्टेटमेंट दी थी। थीसिस स्टेटमेंट में हमने ये कहा कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये होती है तो ये फायदे होंगे और इन फायदों से मुल्क, मुआशरा, खानदान, शख्स घर तरक्की करेगा। और अगर ये नहीं होते तो फिर मुल्क, मुआशरा, घर, खानदान जो है वो तनज़्ज़ुली, पस्ती, तारीकी और अंधेरों में गुम हो जाएंगे। देखो मैंने वर्ड क्या यूज किया? तनज़्ज़ुली। मैंने वर्ड यूज किया अंधेरा, मैंने पस्ती, तारीकी। ये सारे वर्ड्स कहां से आए हैं? बेटा पढ़ने से ही आते हैं। इंग्लिश में कहते हैं कि अ गुड रीडर, लिख लें, अ गुड रीडर इज अ गुड राइटर। अ गुड रीडर, अ गुड रीडर इज अ गुड राइटर। एक ये होगी। दूसरा वो कहता है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अ गुड लिसनर इज अ गुड स्पीकर। जो अच्छा पढ़ता है ना, अच्छा पढ़ने से मुराद अच्छी बुक्स, अच्छे मैगजीन, अच्छे रिसाले, अच्छी वीडियोस देखना, वो कहता है जो अच्छा पढ़ता है ना वो ही अच्छा लिख सकता है। समझ आई? और जो अच्छा सुनता है वो ही अच्छा स्पीकर हो सकता है, अच्छा बोल सकता है। ये पल्ले मान लें, ये चीज ठीक हो गई। इसलिए कोशिश करें कि जिंदगी में अच्छा कंटेंट लेके आए। आपका इंटेंट और कंटेंट, मैंने दो वर्ड यूज किए हैं, लिख लो। इंटेंट और कंटेंट, ये दोनों अच्छे होंगे तो आपका अल्टीमेट जो शख्सियत है वो खुल के सामने आएगी। आपकी शख्सियत खुल के सामने आएगी। हाँ जी, अब मैंने ऐसे की बात की शुरू। मैंने बता दिया ऐसे क्या होता है, ऐसे के कितने पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद मैं आ गया, इंट्रोडक्शन की मैंने बात कर ली। इंट्रोडक्शन में बेटा मैंने थीसिस स्टेटमेंट का कहा। थीसिस स्टेटमेंट यानी वो स्टेटमेंट जो आपके एसे को एक रुख दे दे, एक डायरेक्शन दे दे कि मैंने इसके एंटी चलना है या मैंने इसके प्रो चलना है। मैंने वर्ड क्या यूज किए हैं? प्रो या एंटी। कहते हैं ना यार वो तो उसके प्रो है, उसके साथ है, उसकी फेवर में है, और एंटी है तो मतलब उसके वो अगेंस्ट है। आपकी थीसिस स्टेटमेंट ने ये वाजे कर दिया कि ये कैंडिडेट डायरेक्शन क्या ले रहा है, रुख क्या करेगा, क्या ये उसके अगेंस्ट चलेगा या उसकी फेवर में चलेगा। थीसिस स्टेटमेंट ने ये दे दिया। तो इसमें जनरल इंपॉर्टेंस आ जाएगी, जनरल इंपॉर्टेंस आ जाएगी कि इंपॉर्टेंट कितनी चीज है। ये टॉपिक जो दिया गया है ना, गिवन टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट कितना है। सबसे पहले आपकी जनरल इंपॉर्टेंस आ जाएगी। आप कहेंगे जी हाँ जी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ये हासिल होता है। उसके जो बेनिफिट्स हैं, नंबर 1 ये आ गया। नंबर 2 जनरल बेनिफिट्स, प्लस पॉइंट्स वो कौन कौन से होते हैं, उसमें ये आ जाएंगे कि इससे ये चीजें मिल सकती हैं। क्लियर हो गया? अब नंबर 3, इफ इट इज नॉट materialized देन ये होगा। मेटीरियलाइज का वर्ड यूज किया बेटा मैंने। अगर ऐसे नहीं होता तो ये नुकसान हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं होता तो
ये नुकसान हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं होता तो ये नुकसान हो जाएगा। यानी किसकी भी मैं बात कर रहा हूं, इंट्रोडक्शन की, टॉपिक उसकी जनरल इंपॉर्टेंस बता दी 2 लाइनों में, उससे ये फायदे हासिल होते हैं। और अगर आप ये नहीं करेंगे, यानी इसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे नहीं, तो फिर क्या क्या नुकसान होगा, उसके नेगेटिव इंपैक्ट्स। ठीक हो गया, नेगेटिव इंपैक्ट्स आ जाएंगे, उसके नेगेटिव इंपैक्ट्स आ जाएंगे। आखिर में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सजेशन, 2 से 3 पॉइंट्स। अगर ऐसे कर लिया जाए, ऐसे 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 कर लिया जाए, तो ये सारे फायदे हासिल हो सकते हैं। इसलिए जो लोग अहले इक्तदार हैं, इक्तदार में बैठे हैं, उनको चाहिए कि ऐसे करें ताकि मुआशरा उससे फायदा उठा सके। तो एक वर्ड यूज होता है, मैं यहां पे अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर रहा हूं, एक वर्ड सेंटेंस बल्कि यूज होता है, ये पल्ले बांध लें, कहीं भी आपके काम आएगा, तो इसको जरूर अप्लाई कर देना। चीज किस लिए पढ़ते हैं बेटा हम? आपका नाम क्या है बेटा? हम किस लिए पढ़ते हैं चीजों? कि हम पेपर में लिख सकें, एग्जामिनर के माइंड में हम अपना अच्छा इंपैक्ट क्रिएट कर सकें। तो उस मेरा ये हमेशा से मानना रहा है, क्या फायदा है उस लफ्ज का, उस जुमले का, उस तहरीर का जो आपने पढ़ रखी है, कि वो आप पेपर में ना उतार लें। मुझे दोस्त क्या करते हैं कि इसको एक चीज समझ आ गई ना, तो रेलिवेंट ना भी हो, ये रेलिवेंट बना देता है। मेरा माइंड ये होता है कि यार जो मैंने पढ़ा है ना, वो पेपर पे उतार दूं, इसलिए पढ़ा है ना कि ये आपको अच्छे नंबर दे दे। वो वर्ड क्या है, लिख लें, those who are at the helm, helm of affairs, must do their level, LEVEL बेटा, level best to avoid the worst। आप देखें, आपको ना इसमें मजा नजर आएगा, एक शेर की तरह नजर आएगा। Those who are at the helm of affairs, ये है एक इडियम, एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। आज क्या तारीख है? 21। आज 21/3 को आपने ये चीज मेरे से सुन ली है। अब अगर आपके माइंड में ये नक्श ना हुई ना, तो समझ ले लेना कि अंदर अंदर जो है ना कुरोला है। आज मैंने आपको बता दिया, और आज से आपके माइंड में ये बात नक्श होगी, एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, यानी जो अरबाबे इख्तियार हैं। क्या मैंने वर्ड यूज किया? अरबाबे इख्तियार, अरबाबे इख्तियार, जो अरबाबे इख्तियार हैं, जिनके हाथ में बागडोर है, जो इक्तदार की मसनद पे बैठे हैं, अहले इक्तदार इसे कहते हैं, अहले इक्तदार। Those who are at the helm of affairs, वर्ड बेटा क्या यूज किया है? At the helm of affairs। अफेयर्स किसे कहते हैं? मामलात। जो मामलात संभाले बैठे हैं, जिन्होंने चलाना है मुल्क की बागडोर संभाले बैठे हैं, दोज वो लोग who are at the helm of affairs must do their level best। सर आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, कि मैं अपनी बेहतरीन कोशिश करूंगा। वो कहता है कि वो लोग जो अरबाबे इख्तियार है या अहले इख्तियार है, उन्हें चाहिए मस्ट डू, जरूर करें क्या? देयर लेवल बेस्ट, अपनी बेहतरीन कोशिश, अपनी बेहतरीन कोशिश करें। ये देखो कितना प्यारा फ्रेज आ गया, टू अवॉइड द वर्स्ट। क्या मतलब है? नुकसान से बचने के लिए। यानी ऊपर हमने लिखा कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन के फैलाने से, एजुकेशन की डेवलपमेंट से, एजुकेशन हासिल करने से ये मुआशरे के अंदर या घर के अंदर या एक शख्स की जिंदगी में फायदे हासिल होते हैं। अगर ना वो एजुकेशन हासिल करेगा तो ये नुकसान हासिल होंगे। इसलिए ऐसे वो लोग जो अरबाबे इख्तियार हैं, उनको चाहिए कि वो अपना बेहतरीन हिस्सा डालें नुकसान से बचने के लिए। ये एक पूरा सेंटेंस एवं जड़ देना है,
ये आपने पेपर में इसको लिखना ही लिखना है और जगह खुद बनानी है कि कहां इसको मैंने फिट करना है। एवं मैंने ना एक और सेंटेंस याद किया हुआ है। कोई कहे अब्दुल मुझे आपसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है, मैंने एक फिक्रा याद किया हुआ है। जो बंदा नया कहता है मैं उसको कह देता हूं, सर आई विल नॉट लेट यू डाउन। सर मैं आपको सर मायूस नहीं होने दूंगा। तो इसका क्या है, किस लिए याद किया हुआ है? इसको अप्लाई कर दो, जड़ दो, आपके पेपर में ये रिफ्लेक्ट हो। ऐसे फिक्रे ना 20-25 बंदा याद कर ले, मैं आपको आगे लिखवाऊंगा इंशाल्लाह। ये फिक्रे आपके ऐसे के अंदर जान डाल देंगे। दोज हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, हेल्म ऑफ अफेयर्स एक इडियम है, समझ आ गई? दोज हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स मस्ट डू देयर लेवल बेस्ट, उनको अपनी बेहतरीन कोशिश करनी चाहिए। डू देयर लेवल बेस्ट टू अवॉइड द वर्स्ट। देखो ना, बेस्ट और वर्स्ट कैसे, वो कहते ना क्या, हम काफी और हम रदीफ हो गए, मिल गया, शेर बन गया। ये आपने जब फिट करेंगी ना आप, तो समझ आ जाएगी कि आपने इसको कैसे लेके चलना है। समझ आई? दोज हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स मस्ट डू देयर लेवल बेस्ट टू अवॉइड द वर्स्ट। ये कहां होगा फिक्रा? ये आपका जो इंट्रोडक्शन है ना, इंट्रोडक्शन की आखिरी लाइन और जो कंक्लूजन है, क्योंकि एग्जामिनर ने आपके एंड पे देखना है। शुरू में देखा थोड़ा सा, फिर एंड पे उसमें लिखता गया, टिक करता गया, दायरा लगा। ग्रामर। अच्छा, एक और चीज जो मैंने 4 पॉइंट्स बताया था, उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो लिख लें। ये हो गया, जिंदगी में नहीं भूलना ये। दोज हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स मस्ट डू देयर लेवल बेस्ट टू अवॉइड द वर्स्ट। और दूसरा मैंने क्या कहा? सर आई विल नॉट लेट यू डाउन। भूलना नहीं है, ये फिट कर देना है। thesis statement. Those who are at the helm of affairs must do their level best to avoid the worst. वर्ड है वो ग्रामेटिक, अवॉइड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। यानी ऊपर मैंने आपको 4 पॉइंट्स लिखवाए। कौन से पॉइंट्स लिखवाए? वो लिखवाए थे ना कि मैच्योरिटी ऑफ आइडियाज, प्रेजेंटेशन, और मैच्योरिटी ऑफ आइडियाज, प्रेजेंटेशन, और क्या क्या था बोला? 3-4 पॉइंट्स लिखवाए थे। यानी आपकी मैच्योरिटी ऑफ आइडियाज होनी चाहिए, आपके प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, आपकी रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स नहीं होनी चाहिए। रेपिटेशन क्या वर्ड है? रेपिटेशन यानी दोहराना नहीं, एक ही लफ्ज को बार बार नहीं अपने अप्लाई करते रहना, ताकि वो कहे कि जी इसके पास वोकैबुलरी नहीं है। हम उसको ये अपना तासुर नहीं देना कि इस शख्स के पास जखीरा अल्फाज नहीं है, ठीक है? रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स नहीं होना चाहिए। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अवॉइड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। मैंने पहले कहा था कि सिंपल लिखें। क्या लिखें? सिंपल वर्ड्स में लिखें, सादा लफ्जों में लिखें। कोई फ्लावरी किस्म की, कोई बम्बास्टिक किस्म की अंग्रेजी लिखने की जरूरत नहीं है, या उर्दू लिखने, वो वक्त के साथ साथ आपको आ जाएगी। जब आप ज्यादा, आपका एरिया ऑफ स्टडी एक्सटेंसिव होगा, बुक्स पढ़ेंगे आप। ये बुक बड़ी इंपॉर्टेंट है आवाज़ दोस्त। एक ये है और दूसरी सफर नसीब है। ये ऑब्जेक्टिव आती है पीपीएससी के पास पेपर में कि वो क्या, ये ब्यूरोक्रेट था एक मुख्तार मसूद, उसने ये बुक लिखी है। इसके अंदर जो उर्दू है ना, ये आम उर्दू नहीं है। जब आप इस तरह की बुक्स पढ़ेंगे फिर आप कंसल्ट भी करेंगे कि सर उसने वो वर्ड यूज किया था तो उसका मतलब क्या है, तो उससे आहिस्ता आहिस्ता आपकी वोकैबुलरी बढ़नी शुरू हो जाएगी। इसलिए पहले आपने सिंपल वर्ड्स में लिखना है, सिंपल वर्ड्स, और उसके बाद आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स से अवॉइड करना है। ये मैं कह रहा था, उनके साथ इसको भी अटैच कर लेना है। ग्रामेटिकल, जब उसने देख लिया ना कि बंदा अफसर बनने के लिए पेपर दे रहा है और ये गलती किसकी कर रहा है, टेंसेस की गलती कर रहा है, ग्रामर की गलती कर रहा है, तो फिर वो कहेगा धड़म तख्ता हो जाएगा बंदा। नहीं, ये काम नहीं करना। ले बेटा, ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब इंट्रोडक्शन के बाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपने किसी चीज को, जब अब मैं बॉडी पे जा रहा हूं, बॉडी को हमने कैसे एक्सपेंड करना है। इंट्रोडक्शन आपको मैंने बता दिया, बॉडी को हमने एक्सपेंड करना है। हमारे पास 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें और रिवायती चीजें हैं। कौन सी? इंपॉर्टेंट एंड ट्रेडिशनल। इंपॉर्टेंट एंड ट्रेडिशनल मानी इंपॉर्टेंट एंड ट्रेडिशन किसे कहते हैं? और रवायत नहीं होती,
हमारे इलाके की ये रवायत है, ये वही है ट्रेडिशनल रिवायती चीजें। ये 3 चीजें बॉडी के अंदर हमेशा फिट करते हैं हम। सबसे पहले कॉजेज, अच्छा दहशतगर्दी है ना, टेररिज्म है ना, इन्फ्लेशन है ना, अनएम्प्लॉयमेंट है ना, और भाई इसकी वजूहात क्या है? इस एक आउटलाइन ने आपके माइंड में एक डायरेक्शन दे दी कि हाँ इसमें 3-4 मैं एवं इसकी जड़ देता हूं। कॉजेज क्या होती है, वजूहात क्या होती हैं? आपने कॉजेज लिखनी 1 2 3 आ गई, ऊपर इंट्रोडक्शन आ गया। अब नीचे आपने बॉडी, ये बॉडी का वर्ड नहीं लिखना, अगले हेडिंग हमारी क्या होगी? कॉजेज, उसमें 3 उसकी आउटलाइन आ जाएंगी। कॉजेज के बाद आप लिखेंगे जी ये वजूहात हैं और इनकी वजह से ये नुकसान हुए हैं, उसको कहते हैं रिपरकशंस। रिपरकशंस वर्ड याद रख ले, जिंदगी में आप नहीं भूलना। 21/3/2025 के बाद जो नए वर्ड्स आ रहे हैं ये आपका रजिस्टर होगा, उसके अंदर आप जाके लिखिएगा कि आज मैंने ये नए वर्ड्स अपनी जिंदगी में पहली दफा देखे हैं, जिंदगी में पहली दफा सुने हैं। तो अब सुन लिए हैं ना, अब अगर आपने माइंड से निकाले तो फिर आपका फॉल्ट है। अल्लाह ने आपको मौका दिया कि आपको ये लफ्ज देखने को सुनने को मिल गए। अब भी अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, वो जो सेंटेंस मैंने बोला है, जो हमने एक 10 12 14 साल के बाद एक माइंड में नक्श किया था, दोज हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स मस्ट डू देयर लेवल बेस्ट टू अवॉइड द वर्स्ट, आपने तो वो कर लिया। अब इसको रिपरकशंस, आपने ऐसे वर्ड, आपने ये नहीं लिखना कि साइड इफेक्ट्स, नहीं, साइड इफेक्ट बाजारी फिक्र है, हर कोई यूज करता फिर रहा है। हम लिखते हैं उसको कि वो सर बिटन वर्ड है, बिटन जिसने दरबदर आपकी मेरी हर एक की ठोकर खाई हुई है। सर बिटन वर्ड नहीं हमने उठाना, हमने वो वर्ड उठाना है जो सिलेक्टिव हो, हर कोई ना उसे पढ़े, वो देखे हाँ यार वोकैबुलरी है इसके पास। तो क्या वर्ड मैंने बोला है, मैं रिपीट कर रहा हूं, रिपरकशंस, नुकसानात। एक मेडिसिन ले रहे हैं ना आप, तो सर इसकी तो इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं सर, इसके रिपरकशंस होते हैं, देख लें आप ये जो काम कर रहे हैं इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, नुकसानात। हाँ जी, इससे ये नुकसानात हुए हैं, वो आप लिख लें 1 2 3, ये हो गए causes, रिपरकशंस। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिससे आपकी शख्सियत बननी है, वायबल सजेशंस। इसकी अब देखें वर्ड मैंने क्या बेटा यूज किया है, वायबल। अब सिर्फ सजेशन नहीं जिंदगी में देनी, कोई तजावीज दे बेटा, इसको इस मसले को हम किस तरह हल कर सकते हैं। मैं अब प्रोफेशनल लाइफ में देखता हूं, मुख्तलिफ मीटिंगों में बैठते हैं अफसर, वो डीसी हो, वो डीपीओ हो, वो आईजी हो, पता क्या कहते हैं, सोल्यूशन क्या है भाई, सोल्यूशन दें। हर एक ने, मैं सोचता हूं कि एवं नहीं, बड़े इम्तिहानों के अंदर वो ऐसे लिखवाते और आपसे और कहते हैं जी सोल्यूशन दें, मसले का हल बताएं, मसले का हर एक को पता है, हल दें। अब यहां पे हर बंदा जब प्रेशर ले लेगा ना, फिर वो हल नहीं सोच सकता। आपने प्रेशर नहीं लेना, इंडिपेंडेंट होके, खुला दिमाग रख के। कोई इंसान याद रखें आप जैसा अल्लाह ने नहीं बनाया। कितनी आबादी दुनिया की, 7 अरब से ज्यादा है, और अल्लाह ने 7 अरब इंसानों के फिंगरप्रिंट्स वक्रे कर दिए एक दूसरे से। तो क्या अल्लाह ने वाह वाह करवाने के लिए किया था? वाह, लोग कहेंगे वाह अल्लाह क्या चीज है, नौजुबिल्ला के उसने 7 अरब इंसानों को मुनफरिद बना दिया। नहीं, उसने ये कहा कि तू सबसे मुख्तलिफ है, तेरे जैसा कोई नहीं है। तो हम क्यों प्रेशर लेते हैं किसी दूसरे का? सोचना है अल्लाह से, और वही ये सोचेगा जो कहेगा कि मेरे जैसा कोई नहीं है। और मैंने बेटा एक बात बड़ी अहम की, जो सुन रहा है वो भी याद रख ले कि जिंदगी एक बार मिलनी है, इसका सस्ता सौदा ना करिएगा। ये लासानी है। सतिंदर सरताज है, एक इंडियन वो म्यूजिशियन है, सिंगर है सतिंदर सरताज, वो कहते जिंदगी लासानी है, एक बार मिलनी है, इन्होंने नहीं गवाई था। इसको आपने जाया नहीं कर देना और बड़ा सोचना है। आप बड़ा सोचेंगे तो अल्लाह आपको दे देगा। जब हम मैट्रिक में थे ना, उस टाइम 510 से फर्स्ट डिवीजन शुरू होती थी, तो जिसके 600 आ जाता था ना, उससे कहता यार बड़े नंबर हैं।
तो हमारे टीचर कहते थे कि अगर आप 610 यानी 600 का सोचेंगे ना तो आपकी फर्स्ट डिवीजन आएगी, और अगर सिर्फ फर्स्ट डिवीजन का सोचेंगे सेकंड डिवीजन आएगी। आप बड़ा सोचे, अल्लाह मैंने तुझसे तेरे ज़र्फ के मुताबिक मांगा है, अब मुझे तौफीक दे मेरी सुई सीधी रहे, मेरी सुई सीधी रहेगी, मैं दूसरी भी पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, मैं नमाज भी पढ़ूंगी, मैं अपने वालिदैन का ख्याल भी रखूंगी। तो जब सुई आपकी सीधी हो गई ना तो कायनात की कोई ताकत आपको कामयाबी से नहीं रोक सकती, और अगर सुई सीधी ना हुई तो कायनात की कोई ताकत आपको नाकामी से नहीं रोक सकती। ये सजेशंस, इसने अब आपका कद काट बढ़ाना है। मैंने कहा कॉजेस कितनी देनी है? 3। रिपरकशन, नुकसानात कितने देने हैं? सजेशन 6 दे देना। वो कहेगा हाँ यार इसके पास तो वायबल सॉल्यूशंस हैं। वायबल कहते हैं काबिल अमल, प्रैक्टिकेबल। काबिल अमल, काबिल अमल आपने सजेशंस देनी है, वो नहीं देनी कि जो यूटोपियन हो। वर्ड मैंने क्या यूज किया है? यूटोपियन, जो हवाई हो। नहीं, आपने काबिल अमल अपनी सजेशंस देनी है। उसके लिए वर्ड क्या है? वायबल। वायबल। अब 1 2 3 4 5 6, आपने 6 दे दी। वो कहेगा हाँ यार इसके पास क्या है? सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। यानी आपका माइंड में वर्ड यूज करने लगा हूं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सॉल्यूशन ओरिएंटेड। मसले का हल बताएं यार। हम डीपीओ कहते हैं कि सर ये ऐसे हो गया, सर हल क्या है? हल क्या है? हल बताओ मुझे ना। उसको इतना टाइम है सुनने का, वो कहता है हल बताएं मुझे। तो ये मैंने वर्ड क्या यूज किया? आपका माइंड किस तरह होना चाहिए? सॉल्यूशन ओरिएंटेड। सॉल्यूशन ओरिएंटेड यानी क्या सॉल्यूशन भी है कि नहीं? मसले का हल बताएं। तो आपने हर मसले का हल जब देना है तो आपकी काजेज से, रिपरकशन से, जरा पॉइंट्स, आउटलाइंस बना देनी है। पॉइंट्स, इसके लिए वर्ड यूज होता है आउटलाइंस। सर मैंने अपने ऐसे कितनी आउटलाइंस बनाई हैं? तो हमारे टीचर सुन के कह देते, कहते कि तेरा पास हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज क्लियर होगी बेटा यहां तक? ये क्या कंप्लीट हुआ है? ये बॉडी कंप्लीट हुई है। अब आखिर में मैंने क्या कहा था? क्या बेटा? 3 मिनट रह गए। कंक्लूजन। कंक्लूजन। कंक्लूजन मीन नतीजा। अब देखें, एक मैं वर्ड और बोलने लगा हूं। क्या वर्ड है? हाँ? खुलासा गुफ्तगू, खुलासा बहस। जो मैंने ऊपर सारी बहस की है, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं। जब शुरू कर रहा है ना आपने, इन नटशेल। इन नटशेल, किस्सा मुख्तसर। क्या कहते हैं इसे? किस्सा मुख्तसर। यहां पे बेटा अगर आपने ऊपर जितना मर्जी अच्छा इंट्रोडक्शन दे दिया, आपने सिंपल वर्ड्स लिखे, आपने रेपिटेशन ऑफ वर्ड से अवॉइड किया, आपने मैच्योरिटी ऑफ आइडियाज दिखा दी, आपने ग्रामेटिकल ब्लंडर्स नहीं किए, खूबसूरत इंट्रोडक्शन दिया, जानदार। आपने बॉडी में कॉजेज जबरदस्त लिख दी, आपने रिपरकशन जबरदस्त लिख दी, आपने वायबल सजेशंस दे दी, सॉल्यूशंस दे दिए। जब कंक्लूजन की आपने आउटलाइन बनाई तो पेपर का टाइम खत्म हो गया। खत्म, उड़ा देगा। वो कहेगा कि ही या शी इज नॉट अ गुड मैनेजर, ही इज अनएबल टू मैनेज द टाइम, he was required to keep himself within 3 hours to complete its essay, but he remained failed to manage it. Hence, he is not eligible to be qualified for further process.
चलो जी जान छुट्टी। क्या फायदा हुआ ऊपर सारे साइंस जानने का, एफिशिएंसी मारने का। सो आपके माइंड में जब आपने डिवीजन ऑफ टाइम करनी है, मेरे चैनल पे एक ये वीडियो पड़ी हुई है, वो देखिएगा। उस पे डिवीजन ऑफ टाइम, 1 घंटे के ऐसे को मैंने किस तरह डिवाइड किया है। ये तहसीलदार और पीएमएस एडमिनिस्ट्रेटिव कोटे के स्टूडेंट गौर से सुन लें कि आपने 60 मिनट्स हैं आपके पास। आपको पता नहीं टॉपिक कैसा आ गया है, तो क्या करना है, टॉपिक को लिख के ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है कि मैं सोच तो लूं, मेरे पास आइडियाज तो आ जाएं। 1 घंटे के ऐसे को मैंने किस तरह एक्सपेंड करके कंक्लूड करना है। तो वो 60 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, कितने हो गए? 1 घंटा हो गया ना। अब ये 15 मिनट, 5 और 10, 5 मिनट में मैंने सोच लिया कौन सा ऐसे करना है। कोई प्रेशर नहीं लिया। नौकरी हुई तो अल्लाह नसीब में हुई तो जरूर मिलेगी। गिव योर मैक्सिमम, पुट योर 100%। 5 मिनट में आपने सोचा कि 5-6 टॉपिक दिए हैं, इसमें से एक उठा लो टॉपिक। वो आपने उठा लिया टॉपिक। अब 10 मिनट के अंदर आपने लिखना शुरू कर दिया। आपने 10 मिनट के अंदर अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट करना है। आगे 30 मिनट हैं आपके पास। 30 मिनट में आपने इंट्रोडक्शन के बाद क्या है, बॉडी। आपने बॉडी में कॉजेज लिखनी है, रिपरकशंस लिखनी है और वायबल सजेशंस देनी है। हो गया। आखिरी आपके पास 15 मिनट बचे हैं, इसको 10 और 5 में डिवाइड कर लो। ये 10 मिनट है, इसमें आपने अपना कंक्लूजन देना है और 5 मिनट आखिरी आपने अपना सारा पढ़ना है। मैंने ऐसे किया था, उर्दू में भी, इंग्लिश ऐसे में भी। मेरे दोनों पास हुए। मुझे पता था कि लड़के यहां पे ब्लंडर मारेंगे, ही जो मैनेज ना कर सका उसे उड़ा देंगे। सो जिसने ये मैनेज कर ली, ये डिवीजन ऑफ टाइम, उसको कोई नहीं रोक सकता कामयाब होने से। अब आपका कंक्लूजन आ गया। मैंने ऊपर उसके अंदर क्या कहा था, इंट्रोडक्शन के अंदर इंपॉर्टेंस देनी है ना। इंपॉर्टेंस के बाद कि ये फायदे होते हैं और अगर ऐसे नहीं होगा तो ये नुकसान होंगे। इसलिए जो अहले इक़्तिदार हैं उनको चाहिए कि अपनी मैक्सिमम कोशिश करें नुकसान से बचने के लिए। इस ऐसे में आखिरी लाइन होगी, इन दिस ऐसे आई विल डिस्कस सो एंड सो, सो एंड सो, सो एंड सो। अब कागज आ गई, कागज मुकम्मल कर ली। अब कंक्लूजन है। कंक्लूजन में सारा कुछ वही लिखें। इन नटशल, एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन एवरी सोसाइटी। एजुकेशन से ये फायदे हासिल होते हैं। अगर ऐसे कर लिया जाए, अगर ऐसे ना किया गया तो ये नुकसान होंगे। तो जो अहले इक़्तिदार हैं उनको चाहिए आपने अपने इंट्रोडक्शन को ही जरा हेर फेर करके वैसे ही फिट कर देना है, लेकिन कंक्लूजन जरूर लिखना है। आपका ऐसे अगर अधूरा रह गया तो याद रखिएगा आपकी सारी एफर्ट जीरो है। अल्लाह हम सब के लिए आसानियां पैदा करे, आसानियां तकसीम करने का शरफ बख्शे। कल इंशाल्लाह हम टॉपिक वाइज, मेरी कोशिश होगी कि आपके साथ डेली 2-2, 3-3 ऐसे डिस्कस कर लूं ताकि एक हफ्ते के अंदर आपका इंग्लिश ऐसे सारा कंप्लीट हो जाए। और आप इन सारी चीजों को बार बार सुने, समझें, नोट्स बनाएं ताकि आपको ये आइडिया आपके अंदर इनकलकेट हो जाए। अस्सलाम वालेकुम।